इंडिगो INDIGO बाय लुइस फिशर LOUIS FISHER। अब सारे स्टूडेंट इंडिगो और लुइस फिशर, इंडिगो चैप्टर का नाम है, लुइस फिशर राइटर का नाम है, ये याद करके इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बना के लेके आएंगे। कम से कम ये चीज़ें बार बार लिखते रहोगे तो राइटर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। ये चैप्टर के नाम के साथ राइटर एसोसिएट हो जाते हैं। इंडिगो लुइस फिशर ऐसे बार बार लिखते लिखते एक 2-4 लाइन का तुम लोगों का लिखने का आदत हो जाएगा, वो चीज़ें याद हो जाएंगी कि इसमें यही चीज़ रहेगा। तो इंडिगो माने होता है नील। अंग्रेज़ों के समय में नील की खेती होती थी। तो नील की खेती में होता क्या था कि जैसे यदि कोई खेती कर रहा है, उसका 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो उसका 3 बिस्वा उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। जवाहिर खड़े हो जाओ, सुनो ध्यान से। 3 बिस्वा नील का खेती करना पड़ता था और किसान चाहे चाहे न चाहे, ये अंग्रेज़ों का नियम लागू था और जमींदार उसका भरपूर सपोर्ट कर रहे थे, जिसके वजह से किसानों के दिन प्रतिदिन दुर्दशा होती जा रही है। अब 3/20 का मतलब 15%, ठीक है। तो उसके वजह से किसानों के शरीर पे कपड़े रहे चाहे न रहे, किसानों के पास अनाज खाने के लिए रहे चाहे न रहे, किसानों के बच्चों के लिए अनाज रहे चाहे न रहे, कपड़े रहे चाहे न रहे, बाकी पैसे तो छोड़ दो, बाकी जो मूलभूत आवश्यकता है कि और भी चीज़ें वो उसके लिए रहे चाहे न रहे, मगर 3/20 भाग पर माने 3 बिस्वा में नील की खेती करनी अनिवार्य, ठीक है। तो किसानों की दुर्दशा को देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों न इसकी डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उठवाई जाए, जिसका प्रतिनिधित्व तो मुख्य रूप से महात्मा गांधी कर रहे थे। तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ, क्यों जी? तो लखनऊ में अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, समझे? इनको राजकुमार शुक्ला को लोग बताते हैं कि एकदम पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मगर ये किसानों की बात रखने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में गया, मगर महात्मा गांधी से ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई। तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बाकी चीज़ों को कवर करके आता हूँ, तो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी इतना कह के गए, तो वह व्यक्ति लगभग 1 साल तक उनका इंतज़ार करता रहा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में मुझे इस डेट में प्रोग्राम में शामिल होना है, इसलिए मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और अभी मैं नहीं जा सकता। तो देखा कि राम कुमार शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला, ये इंतज़ार इनका करता रहा कि ये आएंगे और उनकी समस्या हम रखेंगे। और राजकुमार के बारे में वर्णन करते हुए ये लेखक लिखते हैं कि किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। तो गांधी जी इस स्थान के बारे में गांधी जी ने कभी सुना नहीं था, और इसका सिचुएशन बताते हैं कि ये हिमालय के तराई में नेपाल के समीप था ये ज़िला चंपारण। अभी बिहार में, अब भी बिहार में था, उस समय भी बिहार में। तो एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वह एक अनपढ़ परंतु दृढ़ निश्चयी था। वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था, और शायद किसी ने
उससे कहा कि गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और वह भारत के अन्य भागों में जाने के लिए वचनबद्ध है। शुक्ला हर जगह उनके पास गया। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंचा। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तारीख निश्चित करें उसने प्रार्थना की। समझे? बार बार कहता रहा कि तारीख निश्चित करें, मैं बहुत भाग दौड़ लिया, कोई एक डेट फिक्स करें कि आप ये चंपारण कब चलेंगे। तो फिर मजबूरी में महात्मा गांधी को तैयार होना पड़ा कि चलो अच्छा चंपारण हम चलते हैं। तो फिर रात में ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं अहमदाबाद से ही और उसके बाद आ जाते हैं पटना स्टेशन। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं इनके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, क्योंकि इनको लगता है कि ये बड़ा मैटर है और इसको उठाया जाना ज़रूरी है। तो वकीलों का होना ज़रूरी है, चूँकि वकील सही तरीके से कोर्ट में उठा पाएंगे। अदरवाइज़ जो अंग्रेज़ का जो कानून था वो तो इनको फंसाने में ज़रा सा देर नहीं करता। तो जब वहाँ राजेंद्र प्रसाद के पास गए तो राजेंद्र प्रसाद उस समय नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, इसमें वर्णन है कि राजेंद्र प्रसाद जैसे कायस्थ बिरादरी से आते थे। कायस्थ माने लाला। तो वो उस समय वहाँ नहीं थे। तो उसके नौकर ने कहा कि वो वहीं पे रुको और ये सब सामान न छूना, पानी वानी पीने का या कुएं में कटोरी वोरी। समझे? तब महात्मा गांधी को एहसास हुआ, राजकुमार शुक्ला को एहसास हुआ कि ये नौकर हम लोगों को बहुत घटिया समझ रहा है या छोटी बिरादरी का समझ रहा है। फिर उसके बाद बाकी लोगों से मिलवाया। तो फिर वकीलों का जब झुंड इकट्ठा हुआ तो वकीलों ने कहा कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जब आपका कोई मामला होगा तो हम लोग आपका केस लड़ेंगे, मगर खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बताओ, ये गरीब किसान है, खर्च कहाँ से देंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मामला भारतीयता का है और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है और तुम लोग उसके लिए मोटी फीस मांग रहे हो। ये बेचारे देंगे कहाँ से? तो जब उन्होंने लताड़ा तो उन्होंने कहा कि मान लो जब मैं जेल जाऊंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। ठीक है? मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि नहीं, ये मामले जो हैं इसको उठाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप जेल जाएंगे तो मैं आपको जेल से छुड़ा लूँगा, आपका केस लड़ूँगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी विद्वान आदमी थे, उनका जीवनी पढ़ने से पता लगता है, और काफ़ी ईमानदार भी थे। और राष्ट्रपति भी थे प्रथम देश का। बाद में राष्ट्रपति हुए। अभी शुरुआत में चलो कहानी से धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद चंपारण में काफ़ी दिनों तक वो रुके रहे, लगभग 1 साल। तो लास्ट में ये लेखिका लिखती है या लेखक लिखता है कि चंपारण जो आंदोलन है महात्मा गांधी के जीवन का 1 साल खा गया। समझे? और इसके पहले महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। महात्मा गांधी एक दिन में नहीं हुए। पहले ऐसे ऐसे उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद लड़ाई लड़ी। उसके पहले वो दादा भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, कहाँ? अफ्रीका में। और अफ्रीका में जब गए थे तो फिर लौट के आए कब? 1915 में। 1893 में गए थे और 1915 में आए। तो वहाँ धीरे धीरे जब लड़े, उनके साथ अन्याय, जो काले लोगों के साथ अन्याय होता था उनके पक्ष में जब लड़ाई लड़े, तो एक उनको तरीका तो मालूम हो ही गया था कि किसी भी लड़ाई को कैसे लड़ना है। चूँकि वो दूसरे देश में लड़ाई लड़ के आए थे तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होने के वजह से ये धीरे धीरे चीज़ों को करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि अचानक सारी चीज़ें हो जाए, अंग्रेज मार के भगा दें इनको। हर चीज़ को टेक्निक से चाहते थे।
तो चंपारण से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेज़ ने कहा कि यदि तुम आंदोलन करोगे तो मैं तुम्हें उठा के बंद कर दूंगा। तो इन्होंने कहा बंद कर दीजिए, फिर भी मैं आंदोलन करूंगा। तो इस तरीके से बातचीत होती है, बहस होती है। उसके बाद महात्मा गांधी नहीं मानते हैं। फिर परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक 1942 अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन तक आता है और धीरे धीरे वे भारत को आज़ाद करा ले जाते हैं। ऐसा लुईस फिशर लिखते हैं, जो अपने इंडिगो नामक कहानी में है, जो नील की खेती। ये था मोटा मोटी चीज़। तो सबसे पहले जो दिक्कत ये थी महात्मा गांधी के सामने, ये जो क्रांतिकारी थे, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जमींदारों ने अपना वो बना लिया था, पूरा संगठन बना लिया था। और संगठन बनाया था तो अत्याचार किसके ऊपर कर रहे थे? भारतीयों के ऊपर, भारतीय किसान और मज़दूरों के ऊपर कर रहे थे। और उनका संरक्षण अंग्रेज़ कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को चीज़ें मिलती थी। तो उस समय क्रांतिकारियों को दो तरफ से लड़ना पड़ता था, भारतीयों से अलग लड़ना पड़ता था और उधर अंग्रेज़ों से अलग लड़ना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि इतना होता है, इसका कम से कम हमको लैंड होल्डर सोसाइटी जो ज़मींदारों की थी, उन्होंने कहा कि हम इतना तो नहीं दे पाएंगे। कहीं न कहीं केस जीतने के वजह से अब उनको लगा कि हमें तो इनका जो नील की खेती का है उसका हिस्सा हर्जाना खर्चाना देना पड़ेगा। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी पूरा का पूरा मांग लें। तो जब महात्मा गांधी, उनको ऐसा लगने लगा और ये हुआ, महात्मा गांधी को ये लग रहा था कि यदि पूरा का पूरा हम मांग लेंगे तो जो ज़मींदार हैं वो किसानों और मज़दूरों पे अत्याचार बढ़ा देंगे, ये संघर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने डिमांड अपनी रखी कि 50% वापस करो, जो हर्जाना है 50% वापस करो। अच्छा, ज़मींदारों को थोड़ा ठीक लगा कि ये 100%, चलो हम लोगों को तो ये डर लग रहा था कि कहीं 100% न मांग ले, ये 50% मांगे। तो जब 50% मांगे तो उधर से प्रस्ताव आया कि हम 50% तो नहीं मगर 25% देंगे, 25% देंगे। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि कम से कम 25% देने के लिए तैयार तो हो गए, यदि नहीं तैयार हुए होते तो हम क्या कर लेते। तो उन्होंने कहा ठीक है 25% ही दो। तो 25% जब दिया तो धीरे धीरे उनके अंदर भी देशभक्ति जगाई। हालांकि जल्दी जागता नहीं था उन लोगों में, क्योंकि उनको एक लत लग जाती है। जो सत्ता के करीब रहता है, भले विद्रोही कहा जाए, गद्दार कहा जाए या चापलूस चमचागिर कहा जाए, फिर भी वो सत्ता का लालच लोग नहीं छोड़ता है। जैसे आजकल के पार्टियों में लोग हैं, दूसरे पार्टी में हैं, जनहित के मुद्दे उठा नहीं रहे हैं, सीधे जब वो चले जा रहे हैं दूसरे पार्टी में जो सत्ता पक्ष के हैं, मंत्री पद पा जा रहे हैं, तो उनको सब बढ़िया लग रहा है। इसको कहा जाता है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। समझे? मीठा मीठा गप, जो मीठा मीठा उसको खा लो, और कड़वा कड़वा थू नहीं। अब मत बताओ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए, सामंजस्य बनाते हुए इंडिगो की लड़ाई वो लड़े, और वहीं से इनका पूरा कारवां जो है महात्मा गांधी का धीरे धीरे शुरू हुआ। और ये विद्रोही का मतलब तुरंत ऐसा नहीं विद्रोह कर देते थे कि तुरंत आर पार की लड़ाई, क्योंकि आर पार की लड़ाई लड़ने वाला कहीं न कहीं हार जाता है, उसके अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। जब लंबी लड़ाई लड़नी होती है तो जो फ्लेक्सिबल होता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता है, वही लड़ पाता है। ये महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है। तो अब आते हैं स्टोरी पे सीधे सीधे। अबाउट द ऑथर, कवि के बारे में, जो लुईस फिशर है। कौन है? लुईस फिशर। लुईस फिशर 1896-1970 माने महात्मा गांधी के बाद तक ये जिंदा रहे।
लुइस फिशर 1896 से 1970 वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। पैदा ये फिलाडेल्फिया में हुए थे। ही सर्व्ड एज ए वॉलेंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से लेकर 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में वो एक वॉलेंटियर के रूप में सेवा किए। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यू यॉर्क टाइम्स। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का पत्रिका या न्यूज़पेपर होता था उसके लिए आर्टिकल लिखते थे। द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। सैटरडे रिव्यू और एशियन एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन में भी अपना योगदान देते रहे। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। फैकल्टी मेंबर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। ये जो चीज़ें ली गई हैं उनके एक बुक से लिया गया, किताब से लिया गया है, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखा था, उसी किताब से ये इंडिगो नामक चैप्टर लिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा लिखा गया गांधी पर यह किताब द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एक तरीके से बेस्ट बुक के रूप में प्रदर्शित होती है। अबाउट द लेसन, अब पाठ के बारे में हिंदी में तो बता ही दिया था। इंडिगो इज अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर द अंडर प्रिविलेज पीजेंट ऑफ चंपारण। अंडर प्रिविलेज पीजेंट ऑफ चंपारण, पीजेंट माने किसान, अंडर प्रिविलेज माने जो शोषण युक्त किसान थे। चंपारण के जो शोषण युक्त किसान थे वो महात्मा गांधी उनके लिए संघर्ष जो किए उसी के बारे में ये कहानी इंडिगो। देयर वर द शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार। विद द ब्रिटिश प्लांटर के साथ, ब्रिटिश जो जमींदार थे उनके साथ जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके बारे में कहानी है। द पेजेंट यूज्ड टू लीव रेस्ट लाइफ। जो किसान थे बहुत गंदा लाइफ या बुरा लाइफ जीने के लिए बाध्य थे या जिया करते थे। एंड वर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। और एक एग्रीमेंट था इंडिगो को उत्पादित करने का, इंडिगो पैदा करने का या नील की खेती करने के लिए उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट लाद दिया गया था, एक समझौता लाद दिया गया था कि आपको 3/20 भाग पे इंडिगो की खेती करनी है, नील की खेती करनी है। Thus गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। और इस तरह से गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। ये था अबाउट द लेसन। अब पहले पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। क्यों? एक पैराग्राफ पढ़ लो, छोटा सा है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम। हाँ, When I first visited, जब मैंने पहली बार देखा गांधी जी को 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम सेवाग्राम में। जब मैं गांधी जी को उनके आश्रम सेवाग्राम में 1942 में पहली बार मिला, इन द सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत में है, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टूवर्ड्स द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, तब मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के डिपार्चर का।
इट वॉज इन 1917 Yes. और ये स्टेटमेंट 1917 का था। Yes. He had gone to December 1916 वह दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। 1916 में आईएनसी का जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें वह गए थे। देयर वर 20,301 डेलीगेट्स, वहाँ 2301 प्रतिनिधि आए थे। डेलीगेट्स माने प्रतिनिधि आए थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग के दौरान, प्रक्रिया के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने दोबारा गिना, रिकाउंटेड, गांधी रिकाउंटेड ए पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट। गांधी ने नोटिस किया। हाँ, गांधी जी नोटिस किया। एक जो किसान है, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, भारत में दूसरे किसानों की तरह दिखता है, पुअर, गरीब। एमेसिएटेड एंड सेड, दुबला पतला दिखने वाला, और बोला आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर बीन हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी इस जगह के बारे में कभी नहीं सुने थे। इट वॉज द फुट हिल ऑफ द टावरिंग ऑफ हिमालयाज, यह हिमालय के ऊंची चोटी के चरणों में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास। इसको पढ़ के आना जी, पहला पैराग्राफ पढ़वा देना जी। बहुत बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर सब बढ़िया। छोटू भैया वो जी तुम लोग कहाँ पहले चले जा रहे हो, आपको जाने दो पहले।